Hello everyone, once again welcome to the online platform of Abhinav Science Academy, and today's our topic is breathing. This is the very simplest process and very interesting process और बहुत ही मज़ेदार सी प्रोसेस है, उसके बारे में हमको बात करनी है। सो शुरू करते हैं नए जोश के साथ। सो ब्रीथिंग सबको मालूम है। ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो ब्रीथिंग जो है इस प्रोसेस में यहाँ पर इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ CO2, ये दो प्रोसेस होगी। सो ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स इनहेलेशन, द अनदर नेम ऑफ इनहेलेशन इज इंस्पायरेशन, and the another process is that is exhalation. This is the another process. The another name of exhalation, it is expiration. So in this way, in breathing, inhalation or inspiration and exhalation or expiration is involved. And अब अगर हम सोचे कि भाई हम जो सांस अंदर ले रहे हैं यहां पर, वो जो एक सांस है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट पर्टिकुलर वन ब्रीथ, वो भी हमको एक सोचने वाली बात है। तो हालांकि ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रोसेस है, लेकिन इसके बारे में हम सोचते नहीं है। तो हमने डेफिनेटली सोचना चाहिए कि भाई जब हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, जब हम इनहेलेशन ले रहे हैं, जब हम ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, तो क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या क्या चेंजेस होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो हमको यहां पर इस लेक्चर में पढ़ना है। दूसरी बात, अगर हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं, CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं, तो उस समय क्या क्या चेंजेस होने वाले, ये भी सभी बातें हमको यहां पर पढ़ना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस टॉपिक के ऊपर नीट में PYQs भी आ चुके हैं। तो बड़े ही ध्यान से और आराम से और अच्छे से आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम जो सांस ले रहे हैं, हम कॉमनली बोलते हैं उसको ब्रीथ। So what do you mean by this breath? What is the meaning of this one breath? So if I think that this one breath, हम जो एक सांस ले रहे, अब आप बोलोगे भाई सांस ले रहे मतलब फुसफुस कर रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ब्रीथ का मतलब अगर हम बात करें तो वन ब्रीथ का मतलब वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीथ। ये जो है जनरली मीनिंग होने वाला है यहां पर ब्रीथ का, दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीथ। वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, इसको हम वन ब्रीथ बोलेंगे। और ये जो बेहतरीन सी प्रोसेस है ब्रीथिंग, यहां पर ये प्रोसेस जो परफॉर्म करते हैं जो है वो दैट इज लंग्स। लंग्स आर मेनली इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। लंग्स के बारे में हमने बहुत सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस की है, और उसमें मैंने बताया था कि जो लंग्स है, लंग्स के अंदर lungs contains alveoli. Alveoli are the air sacs जो mainly exchange part और respiratory part of the respiratory system है, जो mainly exchange of gases में involve होगा। तो ये जो lungs में जो alveoli हैं, इसी के कारण इतना बेहतरीन जो है यहां पर exchange of gases हो पाता है। तो all credit goes to this alveoli। और अगर आप इस alveoli का नंबर सुनोगे तो इसका नंबर मिलियंस में रहेगा, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी। तो अगर हम एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाई का जो नंबर है वो है 300 to 500 मिलियंस। इतना लार्ज नंबर में यहां पर एल्वियोलाई होंगे, और यही जो एल्वियोलाई हैं इस ब्रीथिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो मेन रोल प्लेयर जो इस प्रोसेस में है वो एल्वियोलाई हैं, जिनका नंबर 300 to 500 मिलियंस है, और इसीलिए इतना बेहतरीन एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू दिस एल्वियोलाई। अगेन लंग्स के भी बारे में हमने बात की है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन पोर्शन ये लेक्चर्स रहेंगे। नाउ लंग्स में एक राइट लंग होता है, ये भी हमने बात की है, वन इज राइट लंग, और दूसरा जो लंग रहेगा वो लेफ्ट लंग रहने वाला है। ऐसे दो तरीके के यहां पर दो टाइप्स के लंग्स रहने वाले। अब यहां पर जो राइट लंग है, ये राइट लंग जो है ये लार्जर होगा, ये जनरली लार्जर होगा, और
अगर हम बात करें तो इसके 3 लोब्स रहने वाले हैं। सो राइट लंग इट इज लार्जर, ये एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग जो है ये लार्जर रहेगा और इसके 3 लोब्स रहने वाले। और जो लेफ्ट लंग है अगर हम इसकी बात करें तो लेफ्ट लंग है ये एज कंपेयर टू राइट लंग ये स्मॉलर होगा और इसमें 2 लोब्स रहेंगे। तो इस तरीके से यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है। और जहां हम ब्रीथिंग पढ़ रहे हैं तो वहां हमको लंग्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बहुत सारी बातें इसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। देन तो यहां ये चीज ध्यान रखें, राइट लंग लार्जर 3 लोब्स, लेफ्ट लंग स्मॉलर हैविंग 2 लोब्स, ऐसे टोटल 3 + 2 5 लोब्स रहने वाले। और यही मेन यहां पर ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होने वाला है। तो मेन यहां पर जो ब्रीथिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा वो लंग्स है और दूसरी जो बात है वो एल्वियोलाई है। अब लंग्स के बारे में जो हमने ऑलरेडी बात जो की थी कि भाई ये जो लंग्स है इस लंग्स के अंदर इनसाइड दिस लंग्स, ये लंग्स के अंदर यहां पर स्पेस है इनसाइड द लंग्स। इस लंग्स के इनसाइड द लंग्स की अगर हम बात करें तो यहां पर लंग्स के इनसाइड एक कैविटी होगी। कैविटी को हम यहां पर स्पेस बोलेंगे, इट इज स्पेस और कैविटी। और लंग्स के अंदर जो कैविटी होगी, लंग्स के लिए एक वर्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लंग्स जो है वो उसके लिए जो वर्ड है दैट इज पल्मोनरी, द वर्ड इज पल्मोनरी। और लंग्स के अंदर जो कैविटी है स्पेस है उसको जो हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे दैट इज पल्मोनरी कैविटी, इट इज पल्मोनरी कैविटी। तो ये भी चीज ध्यान रखना है, लंग्स के लिए यहां पर पल्मोनरी वर्ड है और लंग्स के इनसाइड जो स्पेस है या कैविटी है इसको हम पल्मोनरी कैविटी बोलेंगे। तो एक यहां पर पल्मोनरी कैविटी आएगी जो इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर की जो कैविटी है वो पल्मोनरी कैविटी है। और एक कैविटी आपको इस डायग्राम में नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड एज चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी। तो ये जो आपको जो कैविटी नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड एज चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा और किस तरीके से बदलाव होंगे उसके भी बारे में हमको बात करना है। तो पहले हम डिसाइड करेंगे यहां पर कि भाई किस तरीके से यहां पर चेंजेस होने वाले हैं और किस तरीके से चेंजेस होंगे। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहां जो है अगर तो पहले तो हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर जो है हम उसको समझेंगे। तो एक स्टेटमेंट यहां पर आने वाला है, यहां पर जो स्टेटमेंट आएगा वो स्टेटमेंट है if change in thoracic cavity, अगर थोरेसिक कैविटी में चेंज हो रहा है, अगर थोरेसिक कैविटी में चेंज होता है देन कैविटी को आप स्पेस बोलो और उसी को आप और एक वर्ड बोल सकते हो दैट इज वॉल्यूम। सो इफ चेंज इन थोरेसिक कैविटी और स्पेस और वॉल्यूम, तो इससे जो चेंज होगा आगे चल के वो होगा चेंज इन, इससे जो चेंज होगा वो होगा चेंज इन पल्मोनरी, चेंज इन पल्मोनरी कैविटी और स्पेस और वॉल्यूम। तो मैं एक बार स्टेटमेंट आपके सामने फिर से बोलूंगा, इफ देर इज चेंज इन थोरेसिक कैविटी, अगर यहां पर थोरेसिक कैविटी में चेंज हो रहा है, थोरेसिक स्पेस में चेंज हो रहा है, थोरेसिक वॉल्यूम में अगर चेंज हो रहा है, देन डेफिनेटली देयर विल बी द चेंज इन पल्मोनरी कैविटी और स्पेस और वॉल्यूम। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको यहां पर डायग्राम नजर आ रही है, यहां पर आपको जो दिख रहा है दिस इज चेस्ट कैविटी, अनदर नेम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज चेस्ट कैविटी। अब यहां पर ये चेस्ट कैविटी नजर आ रहा है। अब समझो कि ये जो चेस्ट कैविटी है ये समझो ये इंक्रीज हो गई, ये जो है ये इंक्रीज हो गई, ऐसा समझो। पहले थोरेसिक कैविटी चेस्ट कैविटी इस तरीके से है और अगर इसमें चेंज हो रहा है, अगर थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो रही है तो भाई इस थोरेसिक कैविटी के अंदर यहां पर लंग्स है और लंग्स के अंदर जो है ये पल्मोनरी कैविटी है। तो सीधी सीधी बात है, यहां पर पल्मोनरी कैविटी इनसाइड होगी और जो अपना थोरेसिक कैविटी जो है, ये जो थोरेसिक कैविटी है ये आउटसाइड होगी,
तो इस तरीके से यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है कि दिस चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी इट इज प्रेजेंट आउटसाइड, ये आउटसाइड में नजर आ रही है। और जो पल्मोनरी कैविटी है जो लंग्स के अंदर रहेगी, ये लंग्स के अंदर जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी कैविटी। तो पल्मोनरी कैविटी इनसाइड है, पल्मोनरी कैविटी इनसाइड रहेगी और यहां पर जो थोरेसिक कैविटी है वो आउटसाइड में रहेगी। अब जाहिर सी बात है कि अगर यहां पर थोरेसिक कैविटी में चेंज होगा, यहां पर अगर थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो रही है, तो अगर बाहर की आउटसाइड एरिया में चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो इनसाइड वाला एरिया है जिसको हम पल्मोनरी कैविटी बोलेंगे उसमें भी डेफिनेटली चेंज होगा। इसको हम बलून से समझ सकते हैं। अगर आपके पास बलून है, आप बलून के अंदर इनसाइड में एयर अगर डालो तो इनसाइड में चेंज होगा, और इनसाइड में अगर डेफिनेटली चेंज हो रहा है तो आउटसाइड में भी चेंज होगा। तो बात यही है कि अगर आउटसाइड में चेंजेस हो रहे हैं, मतलब आउटसाइड मतलब चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी में चेंज हो रहे हैं, आउटसाइड में चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो पल्मोनरी कैविटी है जो इनसाइड में है पल्मोनरी कैविटी उसमें भी चेंज होंगे। मतलब बलून अगर बाहर से फूल रहा है तो डेफिनेटली वो क्यों फूल रहा है, क्योंकि उसके अंदर हवा जा रही है। तो अगर वो बलून बाहर से स्वेलअप हो रहा है, बाहर से वो फूल रहा है, मतलब उसके बाहर के वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली इनसाइड में भी चेंज होगा ही होगा। तो एक सिंपल सी बात यहां पर समझ में आ रही है कि इफ देयर इज चेंज इन थोरेसिक कैविटी, अगर थोरेसिक कैविटी में चेंज हो रहा है, अगर थोरेसिक स्पेस में चेंज हो रहा है जो आउटसाइड में है, जो थोरेसिक वॉल्यूम ये जो मैंने अभी अभी बताई है आउटसाइड में है, तो अगर इस थोरेसिक कैविटी और स्पेस या वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो उसके कारण चेंज इन पल्मोनरी कैविटी और स्पेस और वॉल्यूम, और ये इनसाइड वाला रहेगा। सीधा सीधा बोला जाए तो अगर आउटसाइड में चेंजेस हो रहे हैं तो चेंजेस ही इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इनसाइड में चेंजेस हो रहे हैं। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट। तो इसमें हमको मेन जो कंसेप्ट समझ में आई है कि अगर थोरेसिक वॉल्यूम, अगर यहां पर थोरेसिक वॉल्यूम में अगर चेंजेस हो रहा है, अगर थोरेसिक वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो थोरेसिक वॉल्यूम में अगर चेंज होगा तो उसके कारण जो है पल्मोनरी वॉल्यूम में भी चेंज होगा। दिस इज द मेन कंसेप्ट। तो 100 बात की एक बात यहां पर हमको नजर आ रही है कि यहां पर जो चेंजेस हो रहे हैं, यहां पर जो चेंजेस होते हुए आपको नजर आ रहे हैं कि थोरेसिक वॉल्यूम में अगर चेंज होगा तो उसी के कारण पल्मोनरी वॉल्यूम में भी यहां पर चेंजेस होने वाले हैं। यस, तो ये कंसेप्ट हमारे ब्रीथिंग मैकेनिज्म को समझने के लिए जरूरी रहेगा यहां पर, तो ये भी एक जरूरी बात है। तो यहां पर कंसेप्ट जो हो गया वो थोरेसिक वॉल्यूम, इफ देयर इज चेंज इन थोरेसिक वॉल्यूम देन देयर विल बी चेंज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। होप सो यू गॉट द पॉइंट। तो इस तरीके से यहां चेंजेस होने वाले, और ये बात हमको जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे तो उस समय ये हमको काम आने वाला है। तो अब ये ब्रीथिंग के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हुई। इनहेलेशन को और एक नाम आप बोल सकते हो, दैट इज ब्रीथिंग इन, सांस अंदर लेना। हम जो ऑक्सीजन को अंदर ले रहे मेन, दैट इज ब्रीथिंग इन। और एक्सहेलेशन को और एक वर्ड आ सकता है, दैट इज ब्रीथिंग आउट। ये भी एक यहां पर वर्ड आएगा, ब्रीथिंग आउट। तो इनहेलेशन और इंस्पायरेशन के लिए और एक वर्ड है ब्रीथिंग इन, और एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन के लिए जो वर्ड है वो ब्रीथिंग आउट। ब्रीथिंग इन मतलब सांस अंदर लेना, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, और एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन मतलब ब्रीथिंग आउट, जिसमें CO2 बाहर जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर चीजें हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ दिस ब्रीथिंग, कि किस तरीके से मैकेनिज्म होगा उसके बारे में अब हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहां पर हमारा मेन टारगेट यहां पर जो रहने वाला है वो है मैकेनिज्म, कि किस तरीके से यहां पर मैकेनिज्म होने वाला है। कंसेप्ट हमारा सेम है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यहां पर हम बात करेंगे। अब ये जो ब्रीथिंग की मैकेनिज्म है वो जिस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है उस प्रिंसिपल के बारे में हम बात करेंगे, और वो जो प्रिंसिपल है वो है प्रेशर ग्रेडियंट। इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर यहां डिपेंड करेगा। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट वाला मामला यहां पर क्या है, द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट इज डिफरेंस। यहां पर ग्रेडियंट का मीनिंग डिफरेंस होगा,
और सामने का वर्ड प्रेशर है, मतलब देयर इज डिफरेंस इन प्रेशर, यहां पर प्रेशर में डिफरेंस होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर ग्रेडियंट। द जनरल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट इज डिफरेंस। अब भाई प्रेशर में डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं यहां पर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसकी हम बात कर रहे हैं। मेन हमारा सेंट्रल थीम जो यहां पर होने वाला है वो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब तक ये क्रिएट नहीं होगा तब तक ब्रीथिंग नहीं होगी। तो यहां पर प्रेशर का ग्रेडियंट, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होना जरूरी है, दैट इज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक ब्रीथिंग इन भी नहीं होगा, मतलब इंस्पायरेशन भी नहीं होगा, इनहेलेशन भी नहीं होगा, और एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन और ब्रीथिंग आउट भी नहीं होगा। दोनों प्रोसेस को होने के लिए ये होना जरूरी है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और सबको मालूम होना चाहिए देयर इज द प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। एक प्रोसेस होगी जिसका नाम है डिफ्यूजन। अब यहां पर ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पर एयर की बात आएगी। तो डिफ्यूजन इट इज द प्रोसेस बाय विच देयर इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में यहां पर मूवमेंट होने वाली है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यहां पर इस तरीके से मूवमेंट होने वाली एयर की फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये अपने आप नहीं रहता है, इसको क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके यहां पर मैकेनिज्म होगी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। यहां पर ये डिफ्यूजन प्रोसेस का मेन रोल है। अब यहां पर और एक टर्मिनोलॉजी आएगी, दैट इज प्रेशर विद इन द लंग्स। प्रेशर विद इन द लंग्स, इनसाइड द लंग्स। लंग्स के अंदर जो है, यहां पर अगर हम बात करें तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है उसको हम प्रेशर विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा उस लंग्स के अंदर के प्रेशर को एक टर्म है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ये उसके लिए टर्म रहेगी, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा का मतलब इनसाइड होगा, और हमने बोले हैं कि भाई लंग्स आर सराउंडेड बाय द डबल लेयर्ड प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन, और उसमें जो कैविटी होती है उसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं। तो प्रेशर विद इन द लंग्स, उसके लिए वर्ड है इंट्रा प्लूरल प्रेशर। और जाहिर सी बात है ये प्रेशर इनसाइड में रहेगा, लंग्स के इनसाइड का ये प्रेशर है। अब ये प्रेशर इंट्रा प्लूरल प्रेशर ये इनसाइड वाला हो गया। और अब हमको मालूम है सराउंडिंग इन्वायरमेंट से एयर आने वाली है, एयर जो है वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से आएगी, एटमॉस्फेयर से आएगी। तो एयर जो है वो आउटसाइड से आने वाली है। तो यहां अगर हम बात करें तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, जो हमारा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, उसी सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से जो है यहां पर एयर आने वाली है, इस तरीके से। तो यहां ये जो एयर है वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से आने वाली है इनसाइड द लंग्स, और इनसाइड द लंग्स के लिए जो प्रेशर विद इन द लंग्स है वो इंट्राप्लूरल प्रेशर है। अब हम इसको समझेंगे कि इंस्पायरेशन के वक्त क्या चेंजेस होंगे और एक्सपायरेशन के वक्त क्या चेंजेस होंगे, उसके बारे में हम बात यहां पर करेंगे। तो अगर हम बात करें यहां पर इंस्पायरेशन की, अगर बात हम इंस्पायरेशन की करें तो इंस्पायरेशन के वक्त मेन एयर जो है वो आउटसाइड टू इनसाइड आएगी। इंस्पायरेशन के वक्त जो एयर है वो आउटसाइड से, जाहिर सी बात है वो आउटसाइड से एयर इनसाइड आएगी, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से एयर आउटसाइड टू इनसाइड आएगी। अभी मैंने बताया कि भाई प्रेशर विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है, और यहां जो प्रोसेस होने वाली वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होने वाली, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अगर एयर को आउटसाइड से इनसाइड आना है तो आउटसाइड से जो एयर आ रही है यहां पर, इसका प्रेशर डेफिनेटली हाई होना चाहिए, इसका प्रेशर हाई प्रेशर होना चाहिए। और जो इनसाइड वाला जो प्रेशर है, जो मैंने अभी बताया, इनसाइड वाले प्रेशर को जो टर्म है वो है इंट्राप्लूरल प्रेशर।
यहां पर जो वर्ड है वो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है, प्रेशर विद इन द लंग्स। तो यहां पर आउटसाइड वाला प्रेशर हाई प्रेशर होना चाहिए और इनसाइड वाला जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है ये लो प्रेशर होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, तब जाके एयर आउटसाइड टू इनसाइड आएगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये सिचुएशन यहां पर क्रिएट होना जरूरी है। तो ये जो बात यहां पर आपको दिख रही है कि इंस्पायरेशन अगर सक्सेसफुल हमको कराना है तो एयर आउटसाइड से हाई प्रेशर के साथ, वेरी हाई प्रेशर के साथ वो इनसाइड आनी चाहिए और इनसाइड में लो प्रेशर होना चाहिए जिसको हम इंट्राप्लूरल प्रेशर बोलेंगे। तो यहां पर एक स्टेटमेंट डेफिनेटली बनता है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द इंट्राप्लूरल प्रेशर दैट इज प्रेशर विद इन द लंग्स शुड बी लो। अब ये लो जो है, लो प्रेशर है, इसको हम निगेटिव वर्ड यूज करेंगे। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन देयर शुड बी निगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, लो इंट्राप्लूरल प्रेशर, एंड सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से जो एयर आएगा उसमें हाई प्रेशर होना चाहिए। यह सबसे जरूरी बात है। और एग्जैक्टली वाइस वर्सा होगा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो क्या होना चाहिए आप सोच सकते हो, यू कैन गेस। नाउ ड्यूरिंग एक्सपायरेशन बिल्कुल उल्टा होगा, डेफिनेटली यू कैन गेस। अब एक्सपायरेशन में इनसाइड से आउटसाइड में जाएगी एयर, और हमने बोला यहां पर प्रोसेस जो है चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो डिफ्यूजन से होगा, मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आप बता सकते हो कि एक्सपायरेशन अगर करना है तो एयर जो है यहां पर एयर इनसाइड से जो जाने वाली है वो आउटसाइड जाने वाली है, आउटसाइड इन्वायरमेंट में जाने वाली है, और वो डिफ्यूजन प्रोसेस से जाने वाली है। तो और इनसाइड द एयर, इनसाइड द पर्टिकुलर लंग्स एयर दैट इज प्रेशर इज देयर, दैट इज इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो इंट्राप्लूरल प्रेशर इनसाइड है, तो यहां पर जो इनसाइड है यहां पर हाई प्रेशर होना चाहिए, इट शुड बी हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर होना चाहिए। और आउटसाइड में जो है ये लो प्रेशर होना चाहिए, तब जाके यहां पर एयर इनसाइड टू आउटसाइड जाएगी। और हमने अभी अभी बोले कि प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंट्राप्लूरल प्रेशर है, तो यहां पर इंट्राप्लूरल प्रेशर हाई प्रेशर होगा। अब हाई प्रेशर के लिए एक वर्ड है दैट इज पॉजिटिव प्रेशर। हाई प्रेशर के लिए हम पॉजिटिव वर्ड बोलेंगे, लो प्रेशर के लिए हमने नेगेटिव वर्ड यूज किया है। तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वाइस वर्सा होना चाहिए कि एक्सपायरेशन के वक्त इनसाइड में जो एयर है उसका जो प्रेशर है वो हाई होना चाहिए, मतलब इंट्राप्लूरल प्रेशर शुड बी हाई। इस समय इंट्राप्लूरल प्रेशर हाई होना चाहिए और आउटसाइड में लो प्रेशर होना चाहिए, तब जाके एक्सपायरेशन होगा। तो इस तरीके से बातें हैं। और इंस्पायरेशन में इनसाइड में लो प्रेशर था, दैट इज इंट्राप्लूरल प्रेशर लो था, निगेटिव था ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, लेकिन एक्सपायरेशन में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहां लो प्रेशर था, इंट्राप्लूरल प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन के वक्त जो इनसाइड एयर के इनसाइड जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये कंडीशन होनी चाहिए, यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट बनना जरूरी है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर जनरेट होना जरूरी है, तभी जाके ये प्रोसेस होगी और तभी जाके चेंजेस होंगे। तो ये भी बात यहां पर उतनी ही जरूरी है। और ये सिचुएशन अपने आप होती नहीं है, इस सिचुएशन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब यहां पर किस तरीके से ये सिचुएशन क्रिएट होगी, हाउ दिस लो इंट्राप्लूरल प्रेशर इज क्रिएटेड, and during expiration how this high intrapleural pressure inside created, that we have to discuss, which is very much interesting. So now let's move towards the inspiration process, कि किस तरीके से ये इंस्पायरेशन प्रोसेस होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। इंस्पायरेशन प्रोसेस में मेन हमारा जो टारगेट यहां पर रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि किस तरीके से इनसाइड में इंट्राप्लूरल प्रेशर कैसे लो क्रिएट किया जाएगा। अपने आप ये होता नहीं है, हाउ इज दिस क्रिएटेड, दैट वी हैव टू डिस्कस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। एंड एक्सपायरेशन के वक्त इनसाइड में कैसे हाई प्रेशर को क्रिएट किया जाएगा, हाउ इज इट क्रिएटेड, दैट वी हैव टू डिस्कस। तो अब हम आगे बढ़ेंगे विद डायग्राम, हम समझने वाले इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो उसके लिए जो है यहां पर हम डायग्राम समझेंगे, इंस्पायरेशन के बारे में हम बात करेंगे। अब ये जो प्रोसेस है ये यहां पर
अगर हम बात करें तो उसको समझने के लिए कुछ मसल्स का यहां पर रोल होने वाला है, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। तो हमको इंस्पायरेशन भी पढ़ना है और साथ में विथ डायग्राम एक्सपायरेशन भी हमको पढ़ना है। तो ये सभी चीजें हमको विथ डायग्राम पढ़ना है, तो डेफिनेटली बने रहे, तभी जाके आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू समझ में आएगी। अगर आप बीच में अगर यहां से कंटिन्यू नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस सही नहीं समझेगी। तो यहां पर एक बात और जरूरी रहेगी कि यहां किस तरीके से प्रोसेस होगी। तो यहां पर अब कुछ मसल्स का रोल होने वाला है, देयर इज द रोल ऑफ मसल्स, यहां मसल्स का रोल होगा। अब दो मसल्स यहां पर रहने वाले, देयर आर टू मसल्स। एक मसल्स जो होने वाला है वो है डायफ्राम, एक डायफ्राम होगा। जनरली डायफ्राम जो है नॉर्मली ये डोम शेप्ड का होता है, ये सब जानते हैं, डोम शेप्ड और कर्व्ड, डोम शेप्ड और कर्व्ड होता है जनरली ये, और ये एक मसल है डायफ्राम। साथ में यहां पर और कुछ मसल्स होते हैं जिनका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स। कुछ मसल्स जो यहां पर रहने वाले हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स रहने वाले, इंटरकोस्टल मसल्स। अब इसमें दो इंटरकोस्टल मसल्स होने वाले हैं, दैट इज एक होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक होने वाला है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। नामों से घबराना नहीं है, डेफिनेटली नाम देखते हम डर जाते हैं क्योंकि डर के आगे जीत है, आपको मालूम है डेफिनेटली। सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, पहले ही घबरा जाओगे तो फिर नाम याद नहीं होंगे, नाम धीरे धीरे याद होते हैं। हैव सम पेशेंस, यस, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। बायोलॉजी में ये बात ध्यान रखेगी, भाई नाम से अगर आप पहले ही घबरा गए तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। तो इंटरकोस्टल मसल्स में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, और दूसरा जो यहां पर आने वाला है वो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ऐसे दो मसल्स यहां पर होने वाले हैं। तो ऐसे दो मसल्स यहां पर नजर आ रहे हैं इसी में, इंटरकोस्टल मसल्स में। एक एक्सटर्नल, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड होगा या आउटर साइड में रहने वाला है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आउटसाइड में रहेगा, और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है जो इनसाइड में होगा। तो ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये दोनों मसल्स का रोल आने वाला है। एक डायफ्राम जो डोम शेप कर्व्ड होगा, आगे इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये मसल्स होते क्या है और ये कहां प्रेजेंट होते हैं? तो इन दोनों मसल्स की अगर हम बात करें, सो दीज आर द मसल्स बिटवीन रिब्स। हमारे जो रिब्स होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में रिब केज, थोरैसिक चैम्बर सब हमने डिस्कस किया है। तो दीज आर द मसल्स बिटवीन रिब्स, रिब्स के बीच के मसल्स होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि इनमें से कौन से मसल्स हैं जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होने वाले। तो एक जो मसल यहां पर इन्वॉल्व होने वाला है बेटा, ये है डायफ्राम, और दूसरा जो मसल यहां पर जो इन्वॉल्व हो रहा है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये बात है। तो ये जो दो मसल्स हैं, यानी मसल्स में डायफ्राम और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनका मेन यहां पर रोल होने वाला है। अब बात करें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, अगर आप पूछोगे तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का यहां पर कोई रोल नहीं है। यहां पर इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में यहां पर कोई रोल नहीं है। नो रोल इन इंस्पायरेशन, यहां इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में इसका कोई रोल नहीं है। मेन जो रोल है वो दो मसल्स का होने वाला है, वो है डायफ्राम और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो दोनों यहां पर जो मसल्स होने वाले हैं यहां पर, ये बोथ इन्वॉल्व इन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। दोनों इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होने वाले हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कोई रोल नहीं है। तो यहां मसल्स का रोल रहेगा, वो भी बात हमने यहां पर समझी है। अब हम एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि भाई एयर अंदर आने के बाद क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, और उसको हम
सभी चीज प्रॉपर पॉइंट्स के साथ, एक एक पॉइंट के साथ हम समझने वाले हैं। तो होप सो कि ये आपको मसल्स के बारे में समझा है। अब आगे बढ़ेंगे, डायग्राम विद डायग्राम जो है हम बात करेंगे इंस्पायरेशन की। तो अब इंस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो अब इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। अब यहां पर एयर अंदर आ रही है, एयर आउटसाइड टू इनसाइड आ रही है, एयर इंटरिंग द लंग्स, और यहां जो एयर है वो हाई प्रेशर के साथ आएगी। अभी अभी मैंने बताया कि जब भी इंस्पायरेशन होगा तो जो एयर होगी वो हाई प्रेशर के साथ आने वाली है। तो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर के साथ एयर आने वाली है। ये जो एयर आएगी ये एटमॉस्फेयर से आएगी। ऑफकोर्स ये जो एयर आने वाली है ये एटमॉस्फेयर से आने वाली है, इट कम्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब जो ये एयर आएगी, अब इससे क्या क्या बदलाव होंगे वो हम यहां पर समझेंगे। तो हम यहां पर इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, एयर आ रही है हाई प्रेशर के साथ फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब एयर हाई प्रेशर के साथ आएगी तो इंस्पायरेशन के वक्त जो चेंजेस होंगे उसके बारे में हमको बात करनी है कि क्या क्या चेंजेस होंगे। तो सबसे पहली बात जो यहां पर चेंज होने वाला है वो चेंज होने वाला है मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन ये पहला चेंज यहां पर होने वाला है। अभी अभी मैंने बताया दो मसल्स हैं, अब दोनों मसल्स का यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये जो आपको दिख रहा है बेटा यहां पर, दिस इज द डायफ्राम, ये यहां पर डायफ्राम नजर आ रहा है इधर, दिस इज द डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, और यहां पर आपको दिख रहा है रिब केस दिख रहा है, और रिब केस में ही रिब्स होते हैं और उन्हीं के बीच की मसल्स होती है। अभी अभी मैंने बताया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो पहला चेंज होने वाला है मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो पहला मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ये पहली चीज यहां पर होने वाली है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, ये पहला चेंज। अब हमको मालूम है कि जो डायफ्राम है वो कर्व्ड है। अब वो कर्व्ड है तो अगर डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो कर्व्ड है, अगर उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये एरो भी आपको नजर आ रहे हैं कि अगर उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम आगे जाएगा और उसके कारण इतना एरिया बढ़ जाएगा, इतना जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। और वो आगे जाने से डायफ्राम जनरली ये डोम शेप्ड होता है, और ये डायफ्राम का अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहां पर डायफ्राम जो है ये फ्लैट हो जाएगा, इट बिकम्स फ्लैट, ये यहां पर फ्लैट होने वाला है। तो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होने से जो डायफ्राम डोम शेप का था वो यहां पर फ्लैट हो गया, ये पहला चेंज है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम के कारण यहां पर डायफ्राम जो है वो डोम शेप्ड से डायफ्राम जो है ये फ्लैट होगा, ये पहला चेंज, डोम शेप टू फ्लैट, इसमें चेंज होगा इस तरीके से। दूसरी बात, अब यहां पर चेंज हो रहा है तो यहां आपको एक बात यहां पर और दिख रही है कि यहां चेंज हो रहा है मतलब ये आगे बढ़ रहा है। हाँ, आप इसको बलून से बिल्कुल कंपेयर करो कि ऐसा समझो ये बलून है, उस बलून के अंदर एयर जाएगी तो वो फूलेगा, डेफिनेटली फूलेगा। तो यहां पर जो है ये यहां पर चेंज हो रहा है, ये जो चेंज है इसको एक नाम है चेंज इन एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस। तो इसके कारण ये डोम शेप से फ्लैट होगा और उसके कारण यहां जो चेंज होने वाला है वो चेंज होने वाला है चेंज इन एंटेरो, ANTERO, एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस। यहां पर एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस में चेंज होगा, यहां चेंज होने वाला है एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस में। अब ये एंटेरो पोस्टेरियर वाला मामला क्या है तो मैं आपको बता दूं, यहां एंटेरो ये वर्ड एंटेरियर से रिलेटेड है, एंटेरियर से ये वर्ड रिलेटेड है, और एंटेरियर का मतलब वेंट्रल होता है, फ्रंट होता है। और ये ध्यान से सुनना है बेटा, क्योंकि अगर आपको इंस्पायरेशन समझ में आता है तो आपको एक्सपायरेशन भी पूरा समझेगा, क्योंकि एग्जैक्ट वाइस वर्सा होने वाला है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझना है। एंटेरो मतलब एंटेरियर, वेंट्रल, फ्रंट। और दूसरा पोस्टेरो वर्ड है, पोस्टेरो, ये जो पोस्टेरो वर्ड है ये वर्ड पोस्टेरियर से रिलेटेड है,
ये वर्ड यहां पर पोस्टेरियर से रिलेटेड है। तो पोस्टेरियर की अगर हम बात करें तो यहां पर पोस्टेरियर में, पोस्टेरियर का मतलब यहां पर डॉर्सल और बैक होगा, बैक होगा। तो यहां डायफ्राम जो है ये आगे आने वाला है और उसके कारण कौन से एक्सिस में चेंज हो रहा है? एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस। एंटेरो मतलब वेंट्रल फ्रंट। जाहिर सी बात है डायफ्राम आगे जाने से उसका जो बैक और फ्रंट एरिया जो है उसमें चेंज हो रहा है। और हमने अभी बोले एंटेरियर के लिए फ्रंट वर्ड है और पोस्टेरियो के लिए जो है यहां पर अगर हम बात करें तो पोस्टेरियर के लिए बैकवर्ड है। तो मेन यहां वो आगे बढ़ रहा है और इसीलिए यहां पर जो चेंज होगा वो एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस में चेंज होगा। देयर इज चेंज इन एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस। और इसके ऊपर नीट में PYQ भी आ चुका है, तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा कि नीट में PYQ इसके ऊपर आया है। तो नीट में NCERT में सभी चीजें स्टेटमेंट के फॉर्म में है और वो जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहां चेंज इन एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस आएगा। दूसरा, अब दूसरे मसल्स जो हमने बात किए, यहां पर दूसरे मसल्स की जो हमने बात की है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो सेकंड मसल्स जो है, पहला कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम हो गया। अब दूसरे जो मसल्स हैं वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये मसल्स है। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आउटसाइड में रहेंगे। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कोई रोल यहां पर नहीं है। वो फोर्सफुल ब्रीथिंग के वक्त वो काम आते हैं जनरली। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनका भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। और मैंने बताया कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो इन बिटवीन रिब्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन रिब्स। वो रिब्स के बीच में है, ये रिब केज है, रिब्स के बीच में वो है। अब यहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होने वाला है यहां पर कि ये रिब्स के बीच के मसल्स है, उसके कारण जो रिब्स और स्टर्नम है, स्टर्नम इट इज द ब्रीस्ट बोन, वो सेंटर में होता है। तो यहां जो रिब्स हैं, रिब्स और स्टर्नम वो रेज हो जाएंगे। मेनली रिब्स और स्टर्नम आगे बढ़ने वाले। यहां पे भी बलून से ये समझता है, बलून में अगर एयर जाती है तो वो जो है उसके यहां पर रिब्स और स्टर्नम में भी चेंज होगा उसी की तरह। और लैटरल साइड में भी चेंजेस होने वाला है। मतलब यहां तो आगे चेंजेस हो ही रहे हैं, साथ में इधर लैटरल साइड में भी चेंजेस होने वाले हैं। तो यहां एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहां पे भी चेंज होगा और चेंज होगा वो होगा चेंज इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। यहां पर डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में चेंज होने वाला है। देयर इज चेंज इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। अब ये डॉर्सोवेंट्रल क्या है? डॉर्सो, ये वर्ड डॉर्सल से रिलेटेड है। दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द डॉर्सल। और डॉर्सल का मतलब यहां डॉर्सल और उसके बाद वेंट्रल, ऐसे दो वर्ड है, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। तो यहां जो है यहां पर मीनिंग टॉप और बॉटम ऐसा कुछ यहां मीनिंग होने वाला है। जैसे यहां फ्रंट बैक ऐसा वर्ड आया था, फ्रंट और यहां बैक वर्ड आया था, बैक साइड, इस तरीके से यहां पर वर्ड आया था। ठीक उसी तरीके से यहां टॉप और बॉटम में चेंज होगा, मेन इस एरिया में चेंज होगा। और रिब्स और स्टर्नम ये अपवर्ड और आउटवर्ड जाएंगे। मतलब रिब्स और स्टर्नम में स्वेलिंग आएगी, वो अपवर्ड और आउटवर्ड जाएंगे, आउटसाइड में जाएंगे। तो यहां चेंज इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस होगा और उसके कारण तीसरी बात, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया और उसके कारण रिब्स एंड स्टर्नम, यहां रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड बोला गया है। रेज्ड मतलब बढ़ना। तो रिब्स एंड स्टर्नम यहां जो आने वाले हैं ये होने वाले हैं मूव्स, रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड और आउटवर्ड जाने वाले हैं। अपवर्ड मतलब अप जाना, राइट, और आउटवर्ड मतलब आउटसाइड में जाने वाले। क्यों जा रहे बेटा ये? क्योंकि एयर अंदर आ रही है। सब ये चीज, अगर ये एयर नहीं आती तो ये सब कुछ भी चेंजेस नहीं होते। ये भी बात यहां पर आपको समझना जरूरी है। देन अब तीसरी बात,
जाहिर सी बात है ये एक ऐसा कॉम्प्रेस स्ट्रक्चर है, इसको आप ऐसे बलून से कंपेयर करो जिसमें एयर नहीं है या एयर कम है। अब एयर आने से वो बलून फूलेगा तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ने वाला है, अंदर का वॉल्यूम यहां पर बढ़ने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज। तो यहां जो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स है वो इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि एयर आने के कारण ये भी आगे बढ़ गया, तो इतना एरिया यहां पर चेंज हो गया, इतने एरिया में चेंज हो गया यहां पर इस तरीके से। और साथ में अब ये इतना एरिया ज्यादा मिल गया और वो इधर से भी इस साइड से भी स्वेल अप हो रहा है, तो डेफिनेटली है वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स यहां इंक्रीज होना डेफिनेटली बनता है। तो वॉल्यूम यहां पर बढ़ने वाला है, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो क्या इससे चेंजेस होंगे वो हमको पढ़ना है। अब वॉल्यूम था, पहले जगह इतनी सी थी, अभी जगह बढ़ गई है। अब जगह इतनी सी थी तो स्पेस जो है वो इतनी सी थी, अब स्पेस बढ़ गई। पहले स्पेस कम थी, तो स्पेस कम रहने के कारण यहां पर जो है प्रेशर ज्यादा था, प्रेशर ज्यादा था। और वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज होने से, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज होने से यहां, अब यहां पर अगर हम बात करें तो इस रीजन में वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हो रहा है, तो यहां प्रेशर, यहां अगर हम बात करें तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो यहां प्रेशर हाई रहेगा, फिलहाल यहां प्रेशर हाई है। लेकिन यही एरिया ये नीचे से भी बढ़ रहा है और आउटसाइड से भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स जो इंक्रीज होगा उसके कारण ये जो प्रेशर हाई था वो प्रेशर कम होगा। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज होने से लो प्रेशर क्रिएट होगा। जो प्रेशर पहले कॉम्प्रेस स्ट्रक्चर के कारण हाई प्रेशर था, वो प्रेशर जगह बढ़ने के कारण अब लो प्रेशर होगा। और अभी अभी हमने बताया कि भाई लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर इंट्राप्लूरल प्रेशर होगा। तो लो प्रेशर यहां पर, लो प्रेशर इंट्राप्लूरल प्रेशर होगा, लो प्रेशर यहां पर इंट्राप्लूरल प्रेशर होगा। तो ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो लो पहले से नहीं था, वो लो इसलिए हुआ क्योंकि इधर से भी एक्सपांशन हुआ, इधर से भी एक्सपांशन हुआ, तो वॉल्यूम बढ़ गया। और वॉल्यूम बढ़ने से जो प्रेशर हाई था कॉम्प्रेस स्ट्रक्चर होने के कारण, तो वो प्रेशर यहां कम हो गया, लो प्रेशर हो गया, मतलब इंट्राप्लूरल प्रेशर यहां लो हो गया। और हमको यही चाहिए, एयर हाई प्रेशर के साथ आ रही है, एयर हाई प्रेशर के साथ आ रही है, और अब अंदर में जो प्रेशर है वो लो प्रेशर हो गया, इंट्राप्लूरल प्रेशर यहां पर लेस हो गया। अभी अभी हमने इंस्पायरेशन में देखे कि जब भी एयर आउटसाइड से इनसाइड आती है तो आउटसाइड की जो एयर का प्रेशर है वो हाई प्रेशर होना चाहिए, और जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो लेस होना चाहिए। तो डेफिनेटली यहां पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर अंदर आएगी। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सी यहां पर मैकेनिज्म होती है। तो हम सांस अंदर लेते हैं, ब्रीथिंग इन करते हैं, ये हमारी रोज की प्रोसेस है, पर हम सोचते नहीं है। तो सोचना बहुत जरूरी है, जितना आप चीजों के बारे में सोचोगे उतना वो इंटरेस्टिंग होता है। तो डेफिनेटली ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हम उस डायरेक्शन में नहीं सोचते, हम घर की मुर्गी दाल बराबर करते, वो नहीं होना चाहिए। तो यहां जो है इंट्राप्लूरल प्रेशर लेस हो गया, अब यहां पूरी सिचुएशन हो गई, अब आराम से एयर डिफ्यूजन प्रोसेस से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगी। तो ये एक बात यहां पर इंट्राप्लूरल प्रेशर लेस होता है, ये भी एक बात आई। अब तो अगर हम सम अप करें चीजों को तो क्या क्या चेंजेस हुए ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जो चेंजेस हुए, पहला चेंज हुआ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम हुआ, वो डोम शेप्ट से फ्लैट हुआ, उसके कारण एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस में चेंज हुआ। दूसरा चेंज हुआ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, मसल्स बिटवीन रिब्स, उसका भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो उससे चेंज इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस हुआ, उससे रिब्स और स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, यहां स्वेलिंग आ गई। फिर चौथा चेंज, ये दूसरा चेंज हो गया। अब यहां पर तीसरी बात, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर जो है वो कम हो गया, लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर कहां हुआ, लो प्रेशर इनसाइड में कम हुआ, और इनसाइड के प्रेशर विद इन लंग्स को इंट्राप्लूरल प्रेशर बोलेंगे। तो आउटसाइड का प्रेशर हाई प्रेशर और इंट्राप्लूरल प्रेशर लेस प्रेशर, और उसके कारण एयर फोर्स के साथ आउटसाइड टू इनसाइड आएगी। ये सब बातें यहां पर दिख रही है। तो दिस इज अबाउट द इंस्पायरेशन।
और एग्जैक्टली वाइस वर्सा यहां पर एक्सपायरेशन के वक्त होने वाला है, एग्जैक्टली वाइस वर्सा एक्सपायरेशन के वक्त हो रहा है। अब एक्सपायरेशन में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये आपके साइड से आंसर आना बनता है। तो एक्सपायरेशन में पहला वहां पर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अब यहां मसल्स का रिलैक्सेशन होगा। अपोजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज रिलैक्सेशन। तो जहां वहां पर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो रिलैक्स होंगे। अब हम हर चीज लिखेंगे नहीं, हमने ऑलरेडी सब लिखा है। तो यहां हमने अभी अभी देखा इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होने के कारण यहां डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट हुआ था। अब रिलैक्सेशन होने से क्या होना चाहिए, डेफिनेटली यहां पर ये जो फ्लैट हुआ था यहां पर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो फिर से डोम शेप्ड होगा, फिर से यहां पर जैसे थे कंडीशन आएगी। तो घूम फिर के हम वही आ रहे हैं, डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है एंड आर्च्ड अपवर्ड्स, फिर से वो फ्लैट से डोम शेप्ड होगा। ये पहला चेंज। दूसरा, मसल्स रिलैक्सेशन, यहां पर ये फ्लैट टू डोम शेप फिर से होंगे। ये यहां पर डायफ्राम के बारे में बात चल रही है। दूसरी बात, और एक मसल्स थे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो वो भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं उनका भी यहां पर रिलैक्सेशन होगा। तो मसल रिलैक्सेशन में डायफ्राम का भी होगा। और दूसरी बात, मसल्स रिलैक्सेशन में रिलैक्सेशन ऑफ, वहां कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो यहां पे भी रिलैक्सेशन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनका भी रिलैक्सेशन होगा। अब उधर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से रिब केज आउटसाइड गए थे। अब इसको आप कंपेयर करो बेटा, बलून से अगर एयर बाहर जा रही है तो क्या होगा, तो बलून श्रिंक होगा। वहां पर एयर अंदर आ रही थी तो बलून स्वेल अप हो रहा था। अब बलून से एयर जा रही है तो वो श्रिंक होगा। तो देखो यहां से भी वो श्रिंक हो गया। वहां पर रिब केज अपवर्ड और आउटवर्ड होते थे, अब यहां पर वो इनवर्ड जाएंगे। ये देखो, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। वहां एयर अंदर आ रही थी तो स्वेल अप हो रहे थे, अब यहां पर इनवर्ड जाएंगे। तो यहां क्या होने वाला है, यहां पर रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स, यहां मूव होने वाले हैं। ये होने वाले हैं इनवर्ड, इनवर्ड मतलब इनसाइड जाएंगे। ये देखो यहां पर एरो आपको नजर आ रही है, इनवर्ड जा रहे, इनवर्ड मतलब इनसाइड। और साथ में जो वो अपवर्ड हुए थे वो डाउनवर्ड हो जाएंगे, यानी जेव की लंका तेव वाली बात हो गई यहां पर। यस, जैसे थे वाली बात है। तो रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इस तरीके से चेंजेस हुए। वहां पर तीसरा चेंजेस जो हुआ था, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स वहां इंक्रीज हुआ था, क्योंकि जो डायफ्राम है उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। यहां से भी स्वेलिंग हुई थी, यहां से भी स्वेलिंग हुई थी। वहां वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हुआ था, यहां वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने से क्या होगा, यहां पर वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज होने से यहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, यहां पर हाई प्रेशर हो जाएगा। और ये जो प्रेशर है इनसाइड वाला, हाई प्रेशर इनसाइड, और अभी अभी मैंने बताया कि इनसाइड में जो प्रेशर होता है उसको हम इंट्राप्लूरल प्रेशर बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो अंदर में प्रेशर हाई हो जाएगा, इंट्राप्लूरल प्रेशर हाई हो जाएगा। और अभी अभी यहां पर मैंने बताया था कि जब भी एक्सपायरेशन अगर होना है तो इनसाइड में हाई प्रेशर होना चाहिए और आउटसाइड में लो प्रेशर होना चाहिए, तभी डिफ्यूजन प्रोसेस से एयर इनसाइड टू आउटसाइड जाएगी। तो यहां पर भी बिल्कुल सिचुएशन बनी है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कि यहां बरोबर एक्सपायरेशन के वक्त जो है यहां इंट्राप्लूरल प्रेशर हाई हो रहा है, हाई प्रेशर हो रहा है इनसाइड। अब एयर को जाना है आउटसाइड, तो इनसाइड में हाई प्रेशर। ऑफ कोर्स आपको बात समझ में आ रही है, यहां पर एयर जो जाएगी यहां अभी लो प्रेशर है, अंदर में हो गया हाई प्रेशर और आउटसाइड में हो गया लो प्रेशर। तो डेफिनेटली डिफ्यूजन प्रोसेस से इनसाइड से आउटसाइड जाएगी यहां पर एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहां वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज हो रहा है, उसके कारण हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है इनसाइड में, इंट्राप्लूरल प्रेशर हाई हो रहा है।
और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो लो हो रहा है और उसी के कारण एयर जो है वो बाहर जा रही है। तो इतना बेहतरीन ये जो है इतना मैकेनिज्म होता है और हम ये नॉन स्टॉप सिंस फ्रॉम बर्थ टू डेथ ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलती है। यहां नॉन स्टॉप कोई रेस्ट वेस्ट वाला मामला नहीं है, हम तो भी रेस्ट करते हैं कुछ तो भी। लंग्स जो है वो सिंस फ्रॉम बर्थ टू डेथ कंटिन्यूअसली काम करता है। और एक जरूरी बात जाते जाते कि भाई यहां पर रेट आप सुनिए, अगर हम बात करें रेट ऑफ ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ ब्रीथिंग जिसमें मैंने बताया है ब्रीथिंग में इंस्पायरेशन भी आएगा और एक्सपायरेशन भी आएगा। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होने वाला है वो 12 to 16 ब्रीथ्स BREATH ब्रीथ्स पर मिनट, यानी एक मिनट में 12 से 16 बार इंस्पायरेशन और 12 से 16 बार एक्सपायरेशन। इतना तो बेहतरीन काम मशीन भी नहीं करती है, यानी हमारा लंग्स मशीन से भी कम नहीं है। तो डेफिनेटली दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। हालांकि ये मशीन नहीं है लेकिन मशीन उससे कम भी नहीं है। आप सोच सकते हो बेटा यहां पर एक मिनट में 12 से 16 ब्रीथ्स मतलब 12 to 16 टाइम इंस्पायरेशन यहां पर होने वाला है और उसी की तरह 12 to 16 टाइम्स एक्सपायरेशन होने वाला है। तो ये यहां पर रेट ऑफ ब्रीथिंग होने वाला है। सो ये बहुत ही बेहतरीन सा मजेदार सा सुंदर सा जो है ब्रीथिंग कंसेप्ट है। होप सो सबको मजा आ रहा हो और मजा आया हो। तो सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, दैट्स इट।